हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बिजअप में, जहां आपको बिजनेस वर्ल्ड की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने इंडिया चाइना के बीच के ट्रेड के बारे में बात की थी, जहां आपको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रेड डिफिसिट के बारे में बताया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर क्लिक करके ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आते हैं मेन पॉइंट पे। हम सब तो बोल रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट करें, पर लोग ये सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि जिस डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी चाइना में बना हुआ है। तो एक चीज़ क्लियर है कि हम चाइना पे भारी मात्रा में डिपेंडेंट है। पर क्यों ना हम ये सोचें कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे बॉयकॉट करना आसान दिखे। यंग बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है। चलो देखते हैं कि क्या क्या चांसेस है और ये भी जानते हैं कि चाइना क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना के स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे वो वर्ल्ड का लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बना। बहुत लोगों का कहना है कि चाइना के पास रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी होने के कारण वो इजीली मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिलिकॉन प्रोड्यूसर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने के लिए हेल्प करे, और तो और लिथियम की अवेलेबिलिटी होने के कारण और एडेड एडवांटेज। बट ऐसा नहीं है। चाइना का सक्सेस स्मार्ट पॉलिसी, हार्ड वर्क, लक और टाइमिंग का कॉम्बिनेशन है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई जब यूएस और यूके सर्विस बिजनेस को इम्पोर्टेंट कंसिडर करने लगे और उनका फोकस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से सर्विस बिजनेस में शिफ्ट किया। उसी टाइम चाइना मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर रही थी, जहां उन्होंने बहुत कम टाइम में मास प्रोडक्शन की टेक्निक सीख ली। और लकीली उस टाइम ग्लोबलाइजेशन और आउटसोर्सिंग का ट्रेंड बहुत फेमस हो रहा था, जिसके कारण चाइना को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। लो लेबर कॉस्ट और इफ़िशिएंट वर्क ने इस केस में बहुत हेल्प किया। उनके चीप और रिलायबल लेबर, फेवरेबल रेगुलेशंस जैसे लो टैक्स, लो लेवल करप्शन ने डायरेक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में हेल्प की। और तो और उन्होंने अपना बेसिक वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सी पोर्ट, हाईवेज आदि डेवलप किया। माना कि चाइना ने ग्लोबलाइजेशन का बहुत यूज़ किया। उन्होंने इनिशियल स्टेज में बस कॉपी किया और ना कि इनोवेट। बट चाइना अभी चेंज हो रहा है। उनके हार्ड वर्किंग और डिटरमाइंड पीपल के कारण वो बहुत कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, और उसी के कारण चाइना 5G टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करने में कैपेबल बन रहा है। और तो और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी मार्केट लीडर बन रहा है। अगर बेसिकली देखा जाए तो चाइना के इस डिटर्मिनेशन और पावरफुल गवर्नमेंट के कारण चाइना अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहा है। तो ये थी चाइना की स्टोरी। अब आते हैं इंडिया की तरफ। तो दोस्तों, हमारे पीएम ने आत्मनिर्भर होने को कहा है, मतलब हम इंडियन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें और उन्हें कंज्यूम करें। इसके लिए मेक इन इंडिया को भी प्रमोट किया जा रहा है। बट हमें पता है हम आज तक सक्सेसफुल नहीं बन पाए। माना कि हमारे पास वो सारे रॉ मटेरियल्स नहीं जिसके हेल्प से हम बाकी इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए। पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम चाइना से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अब उन्हें कॉपी करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, रैदर कॉम्पिटिटर को स्टडी करके अगर कुछ पावरफुल इंसाइट्स मिल रहे हैं तो वो हमारे लिए बेटर ही है। तो सबसे पहले आता है स्केल। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से हम फिक्स्ड और ओवरहेड कॉस्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के अक्रॉस स्प्रेड कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम पर यूनिट प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बॉटल बनाने की 3 मशीन रखते हैं तो चाइनीज़ कंपनीज ऐसे 70 मशीन्स रखती है। तो स्केलिंग हमें कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करेगी। दोस्तों, सेकेंड है प्रोडक्टिविटी। एक बात तो क्लियर है कि चाइनीज़ लेबर बहुत हार्ड वर्किंग है। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उन्हें मोर आउटपुट पर वर्कर देने में हेल्प करता है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वर्कर्स अराउंड 4 to 5 आवर्स लेस प्रोडक्टिव है। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। चाइना का सप्लाई चेन नेटवर्क वर्ल्ड में नंबर 1 है। इसके कारण उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होते हैं, जो टोटल कॉस्ट कम करने में हेल्प करता है। अगर इंडिया ने सप्लाई चेन नेटवर्क को ऑप्टिमाइज किया तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा, जिसके कारण कॉस्ट और डिलीवरी टाइम दोनों कम होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सप्लाई। अगर चाइना से कंपेयर करें तो इंडिया लार्ज अमाउंट में पावर कट एक्सपीरियंस करता है।
जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा नहीं। इंडियन गवर्नमेंट रिन्यूएबल सेक्टर को डेवलप करने में ध्यान दे रहा है जो डेडिकेटेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करे, बट उस टेक्नोलॉजी की इफ़िशियंसी कम और हाई कॉस्ट के कारण लिमिटेड इंस्टॉलेशंस पॉसिबल है। बट अगर इस पे वर्क किया जाए तो फॉर श्योर कुछ वे ज़रूर मिलेगा। एक्चुअली रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी मार्केट एक अलग ही टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एंड में आता है गवर्नमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों, चाइना में कम्युनिज्म होने के कारण डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो है, क्योंकि यहाँ हर एक ग्रुप का ओपिनियन सुन के डिसीजन लेना पड़ता है। माना कि फ्रीडम सबका राइट है, पर हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये इकोनॉमिक प्रोसेस को स्लो करती है। एक स्मॉल एग्जांपल लेते हैं। जब टेस्ला को उनकी फैक्ट्री यूएस के बाहर सेटअप करनी थी, वहाँ चाइना के फास्ट डिसीजन मेकिंग ने उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दिलाई। और तो और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड पॉलिसीज अच्छे होने के कारण चाइना को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इंडिया भी सब्सिडीज प्रोवाइड करके स्टैंड ले रहा है, जैसे ईवी में वो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर करप्शन भी मैटर करता है, और इंडिया के करप्शन के बारे में बात करना ही बेकार है। गवर्नमेंट के अलावा मैं बाकी पॉइंट्स पे श्योर हूँ कि हम वो चेंज कर सकते हैं, बट फ्यूचर इज इंटरेस्टिंग। उसको प्रेडिक्ट करने से बेहतर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स स्टैंड ले और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाए। यंग माइंड्स को भी इन सेक्टर में इनोवेशन करने की अपॉर्चुनिटी है। होप ये वो ग्रैब करें। अब आगे क्या होता है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपका इस टॉपिक के बारे में कुछ व्यू है या आपको लगता है कि ये पॉइंट बाकी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।